विद्यार्थियों, हम पाठ 15 का अध्ययन कर चुके हैं जिसका शीर्षक था नीलकंठ, जो एक मोर के बारे में रेखा चित्र था। इसकी लेखिका थी महादेवी वर्मा जी। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि मोर और मोरनी के नाम लेखिका ने किस आधार पर रखे। तो मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी हमेशा, अतः उसका नाम क्या रखा गया, राधा रखा गया। प्रश्न हमारा क्या था, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। तो मोर की गर्दन जो है नीले रंग की थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, नीलकंठ रखा गया। और मोरनी जो है वो हमेशा मोर के साथ साथ रहती थी, अतः उसका नाम क्या रखा गया, राधा रखा गया। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत किया गया। जब जब महादेवी वर्मा जो दोनों बच्चों को लेकर आई थी, मोर के दोनों बच्चों को लेकर आई थी, तब जब उनको उन्होंने अपने जो जाली घर है जहाँ पर सारे जानवर रहते थे, वहां पर उन्होंने छोड़ा, तो उनका स्वागत किस प्रकार से किया गया। उत्तर हमारा हो जाएगा, मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे किसी नववधू अर्थात नई नई जो बहू है उनके आगमन पर किया जाता है, उस तरह से उनका स्वागत किया गया जाता था। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर घुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश जो हैं गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगे। वापस एक बार देखना, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत किस प्रकार से किया गया। जिस प्रकार से घर में नव वधु आती है तो उसके आगमन पर स्वागत किया जाता है, उस प्रकार से उन दोनों मोर के बच्चों का स्वागत जाली के घर में पहुंचने पर किया गया। लक्का कबूतर नाचना छोड़ देता है और उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश जो हैं गंभीर भाव से एक कतार में अर्थात लाइन में बैठकर उसे देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। इस तरह से उनका बड़े ही अच्छे से स्वागत किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं अच्छी लगती हैं। कौन कौन सी जो हरकतें वह करता है, कौन कौन सी चेष्टाएं वह करता है, वह उन्हें भाती हैं, अच्छी लगती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा अपने आप में क्या थी, आकर्षक थी, लेकिन महादेवी वर्मा को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी, अच्छी लगती थी। गर्दन ऊंची करके देखना, उसका विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना चुगते रहना, पानी पीना, गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की जो गर्जन ताल होती थी उसका इंद्रधनुषी के गुच्छों के जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मयता के साथ में नृत्य करना, महादेवी वर्मा के हाथों से होले होले चने उठाकर खाना, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़ना, ये सारी की सारी जो चेष्टाएं हैं वो महादेवी वर्मा को बहुत ही अधिक पसंद आती थी, बहुत अच्छी लगती थी। कौन कौन सी चेष्टाएं थी, मोर का गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्दों को सुनना, मेघों की जो बादलों की जो गर्जना होती है उसकी ताल पर इंद्रधनुष के समान जो पंख हैं उनके उनका मंडलाकार बनाकर तन्मयता से नृत्य करना, महादेवी के हाथों से होले होले चने उठाकर खाना और महादेवी के सामने पंख फैला करके खड़े हो जाना, ये सारी चेष्टाएं महादेवी वर्मा को बहुत ही अच्छी लगती थी। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है। एक लाइन हमारे आई थी उसमें पाठ में कि इस आनंदोत्सव की रागिनी ने बेमेल स्वर पता नहीं कैसे बज उठा। तो यह वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा था। यह घटना कौन सी थी, जब कुब्जा आ जाती है, जब कुब्जा को महादेवी वर्मा लेकर आते हैं तब की घटना हम पढ़ते हैं पूरा। इस आनंदोत्सव की रागिनी बेमेल स्वर कैसे बज उठा, ये वाक्य उस घटना की ओर संकेत करता है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी और उसे घर ले आई। उसका नाम लेखिका ने क्या रखा, कुब्जा रखा। उसे नीलकंठ और राधा के साथ नीलकंठ और राधा जब दोनों साथ में रहते थे तो उसे पसंद नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ जो है उस कुब्जा से दूर भागता था।
कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़ करके बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का क्या हो गया, अंत हो गया। वह प्रसन्न नहीं रहता था, हमेशा उदास रहता था। क्यों? क्योंकि राधा से क्या हो गई थी, उससे उसकी दूरी बढ़ गई थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का क्या हो गया, अंत ही हो गया। बेचारे नीलकंठ का क्या हो गया, अंत ही हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? जब वसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष के नए पत्तों में बंक आ जाते थे, तब नीलकंठ जाली में क्या हो जाता था, अस्थिर हो जाता था, विचलित होने लग जाता था। वह वसंत ऋतु के में किसी भी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित जो वृक्ष थे, पुष्पों से भरे हुए और नए नए पत्ते निकलने वाले जो वृक्ष थे, वो बहुत अच्छे लगते थे। तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। तब लेखिका जाली घर से उसे क्या करती थी, बाहर निकाल देती थी। अगला हमारा प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? क्यों? क्योंकि कुब्जा जो थी, मतलब सबको क्या करती थी, परेशान करती थी। जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कुब्जा किसी से भी मित्रता करना नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे तो केवल नीलकंठ के साथ रहना ही पसंद था। वह और किसी को, अगर नीलकंठ के पास कोई और जाता था तो क्या करती थी, उनको किसी और के साथ देखते हुए चोंच मारना शुरू कर देती थी। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। अगर किसी को उसके साथ देखती तो वह क्या करने लग जाती, चोंच मारना शुरू कर देती थी। इसलिए वह वहां पर किसी को भी अपना मित्र नहीं बना पाई। अगला हमारा प्रश्न, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह से बचाया? भाई हमने पाठ में पढ़ा था कि किस तरह से बड़ी होशियारी से सांप से नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को बचाया था। एक बार सांप जालीगर से भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश ही था जो क्या था, सांप की, एक बार वापस देख लेना। एक बार एक सांप जो है जाली घर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश, मतलब अर्थात खरगोश का बच्चा, सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा शरीर क्या हुआ, पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह सांप जो है अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा क्या हो गया, उसके मुख से निकलकर गिर गया। इस प्रकार से नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ की निम्न विशेषताएं उभर करके आती हैं। पहली विशेषता है सतर्कता। पहली विशेषता क्या है उसकी, सतर्कता। अर्थात जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसने खरगोश की कराह सुन गई। जाली घर में सबसे ऊंचे झूले पर वह सो रहा था, वहां भी उसे खरगोश की कराह सुनकर यह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है। वह झट से झूले से नीचे उतरा। वीरता, नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के दो खंड करके अपनी वीरता का क्या दिया, उसने परिचय दिया। कुशल संरक्षक था। खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने ये सिद्ध कर दिया कि वह क्या है, कुशल संरक्षक है, सबकी रक्षा करने वाला है। उसके संरक्षण में किसी भी प्राणी को कोई भय नहीं था। इस तरह से निम्नलिखित सारी जो विशेषताएं हैं, ये मोर के बारे में हमें इस घटना से प्रतीत होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है निबंध से आगे। प्रश्न नंबर है, यह पाठ एक रेखा चित्र है और रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे अन्य किसी रेखा चित्र को पढ़िए। तो रेखा चित्र एक सीधी कहानी न होकर के क्या होता है, जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करते हैं। जैसे महादेवी वर्मा की कोई सीधी कहानी नहीं करके उनके किसी जीवन का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत किया हुआ है इसमें। तो इसी प्रकार से रेखा चित्र में क्या होता है कि जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। ये एक सीधी सादी कहानी नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का क्या होता है, ये समावेश होता है। रेखा चित्र में भावनात्मक और संवेदना होती है। ये अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। इनमें बनावट लेस मात्र भी नहीं होती। और अन्य रेखा चित्र जो है महादेवी वर्मा के संग्रह से हम पढ़ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है,
वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। चांद की रेखा। सुनता हूँ मैंने भी देख बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसते चांदी की रेखा। आज दिशा है घोर अंधेरी, नभ में गरज रही रणभेरी। चमक रही चपला क्षण क्षण पर, झनक रही झिल्ली झन झन कर। नाच आंगन में गाते के का, काले बादल में रह रही चांदी की रेखा। अर्थात इस तरह से हमें क्या करना है, मोहक दृश्य को प्रस्तुत करने का और देखने का क्या करना है, प्रयास करना है। काले बादल मन भय से हो उठता है चंचल, कौन रिधे में कहता पल पल, मृत्यु आ रही साजे दल। आग लग रही घात चल रहे विधि का लेख, काले बादल में छिपती चांदी की रेखा। मुझे मृत्यु की भीति नहीं है, पर अनीति से प्रीति नहीं है। यह मनुजोचित रीति नहीं है, जन्मे प्रति प्रतीति नहीं है। देश जातियों का कब होगा नव, मानवता में रेखा एका, काले बादल में कल की सोने की रेखा। इस तरह से यह क्या है, वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है इसमें। अगला हमारा है भाषा की बात से। रूप शब्द में जैसे कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बन जाते हैं। रूप शब्द से कुरूप, बहुरूप और स्वरूप आदि शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाने हैं। गंध से क्या हो जाएगा, सुगंध, दुर्गंध और गंधहीन। इसमें हमें क्या लगाना, उपसर्ग और प्रत्यय लगा के और शब्द बनाने हैं। रंग, रंग से रंगहीन, रंगीला, नौरंग, है ना, रंगना, ये सारे बन जाएंगे। फल, फल से क्या हो जाएगा, सफल, फलदार, फलित। ज्ञान से ज्ञानवान, अज्ञान, अज्ञानी, ये सारे शब्द इनसे बन जाएंगे। इस तरह से इस पाठ के हमारे सारे प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। आपको अपनी नोटबुक में करके व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। आगे हम अगला पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।